हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आज का ये अंतिम वीडियो होगा, है ना। और कल की परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण भी आपका है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपकी कल की परीक्षा में देखने को मिलेगा दोनों शिफ्ट में। और आप लोगों में से जिनका भी आपका एग्जाम कल सुबह है ना, फर्स्ट शिफ्ट में है, तो आप लोग लगभग अपने शहर में पहुंच गए होंगे। कुछ लोग अभी यात्रा कर रहे होंगे, है ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छी तरीके से पहुंचिए। ठंड का भी ध्यान रखिएगा, आराम मतलब कि अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह, स्वेटर वगैरह, कम्बल वगैरह अपना अच्छी तरीके से लेटिएगा जहाँ भी आपको सुविधा मिल रही है, ठीक है ना। बाकी आप अपने मेहनत पर विश्वास रखिएगा। हमारे अगर चैनल से आप जुड़े रहे हैं, अगर आप 15-20 दिन से भी जुड़े रहे हैं, तो जो हमने आपको पढ़ाया अगर आपने मन से और लगन से देखा है, हमारे ऐप से आप लोगों के लिए 99 रुपये में हमने कोर्स रखा था, है ना। ताकि आपको ये दिक्कत ना हो कि नहीं हम वो चीज़ कंटेंट ना मिल पाएगा ज़्यादा पैसे की वजह से, इसलिए हमने अपने कोर्स को 99 रखा था। और हर चीज़ आपको कवर कराया है, पूरा सिलेबस कवर कराया है। तो अच्छे से आप लोग रिवीजन भी कर लीजिएगा। बाकी यूट्यूब में भी आपको पूरा सिलेबस की आपकी वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, उनको देखिएगा। ईश्वर से हमारी कामना है कि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। और जैसे ही कल पेपर आपका होता है, हमारे टेलीग्राम पे अपना पेपर भेज दीजिएगा, हम आपके पेपर को भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की ये प्यारी सी और सुंदर सी क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी को ईश्वर सफल बनाए। और कहीं ना कहीं दे सकते हैं कि आपकी उम्मीद से ज़्यादा आप लोगों के कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके नंबर आएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। बहुत हार्ड पेपर नहीं आएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल से, ठीक है ना। क्योंकि जिनके अंदर डर होता है ना, उनकी तैयारी भी ठीक ठाक होती है। जिन लोगों ने तैयारी नहीं किया है उनके अंदर डर ही नहीं होता है, तो डरिए नहीं, है ना। जितना ज़्यादा डर है इसका मतलब परीक्षा में आपका परिणाम भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर नॉन स्टॉप बिल्कुल शुरू करते हैं अच्छी तरीके से और ख़त्म करते हैं। इसके बाद गुड नाइट करते हैं और आराम से आप लोग फिर सो जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की जो रचनाएं हैं मुख्यतः किस युग से संबंध आपकी हैं। 1 को ऑप्शन देना है। आपका जो जवाब बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए भैया, फर्स्ट नंबर आपका जवाब देना है कि सुमित्रानंद पंत की जो आपकी जो रचनाएं हैं वो किस युग से संबंधित हैं। तो आपको याद होगा कि जो सुमित्रानंद पंत है आपके किस युग से हैं, छायावाद युग से हैं। किससे हैं? तो आपके छायावाद युग से हैं। तो आप कहेंगे सर ये छायावाद से हैं। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, याद रखना, इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहते हैं। साथ में इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, है ना, ये आपके हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, सुमित्रानंद पंत से इनको एक पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सी रचना के लिए मिला था? कौन सी रचना के लिए? तो आपको याद रखना है चिदम्बरा के लिए मिला था ना। तो इतने ढेर सारे पॉइंट आपके बन जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कहें। ये पंक्तियाँ जो आपकी हों किसकी हैं? ये जो आपकी पंक्तियाँ हैं वो आपकी किसकी हैं? चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फटाफट बता देना है यहाँ पर होगा क्या। तो देखा जाए तो ये देखने से ऐसा लग रहा है कि नहीं आपकी महादेव वर्मा का है, लेकिन ऐसा है नहीं है। याद रखना ये आपकी सरोज स्मृति से लिया गया है और सरोज स्मृति से शोक गीत से लिया गया है, जो कि आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। याद रखना इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये सरोज स्मृति से लिया गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से जो सरोज स्मृति में शोक गीत है वहां से ली गई है पंक्तियां, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। उर्मिला जो आपका है वो किसका प्रबंध काव्य पूछा गया, प्रबंध काव्य पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर उर्मिला जो आपका है वो आपके बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। किसका है सर? ये बाल कृष्ण शर्मा नवीन का है। याद रखना इसका जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा, बाल कृष्ण शर्मा नवीन इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन दिया गया है गीतिका के रचनाकार का नाम बताना है। गीतिका की जो रचनाकार आपके हैं वो आपके कौन है? गीतिका। देखिए गीतिका के हो जाएंगे कौन है यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्या हो जाएंगे यहाँ पर? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि एक हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आपके कवि रहे हैं, है ना। तो आपका जो आंसर आ गया है वो आपका सी नंबर के साथ है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी ढेर सारी इनकी रचना आपको पढ़ाई गई होंगी, है ना। अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली, है ना, ये ढेर सारी इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है आपके 5 नंबर में कह रहा है जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम इनमें से कौन है। यानी हमने आपको छायावाद पढ़ाया है, याद रखें प्लेलिस्ट में जाइए छायावाद, वहाँ पर आपको हर एक रचना की ईस्वी भी आपको बताई गई है। तो याद रखना है यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों में से सबसे पहले जो कृति आती है वो आपकी उर्वशी आपकी है इनकी, ठीक है। उर्वशी जो आपकी आई थी 1909 में, ठीक है, ये आपकी 1909 में। झरना जो आपकी है 1918 में। आंसू जो आपकी है 1925 में। और आपकी लहर जो आपकी है 1933 में। इसलिए आपको याद रखना है इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखना है यहाँ पर उर्वशी आपकी 1909 में, झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर आपकी 1933 में। ये क्रम आपका है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ये हम सब रचनाओं को हमने यहाँ पर जो टॉपिक वाइज पढ़ाया है ना, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। छायावाद हमने पढ़ाया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और थ्योरी के साथ। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 6 नंबर में, आपसे कह रहा है
छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। यहाँ पर 6 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो आपको याद रखना है, ये जो आपके दिए गए ना मुकुटधर पांडे कौन है, छायावाद का जो आभास है मुख्य रूप से ये मुकुटधर पांडे की कविताओं में आपका हुआ है। छायावाद का जनक भी माना जाता है, ठीक है ना, छायावाद का जनक भी माना जाता है। हालांकि आरंभ जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, मखनलाल चतुर्वेदी में भी देखा गया है, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो सर जी आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है 7 नंबर है, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है, तो देखो यहाँ पर दिया गया सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा भी आपका है, आप प्रेम योगिनी भी है, लेकिन ऑप्शन आपका जो दिया गया बी नंबर मयंक मंजरी है ना, मयंक मंजरी ये इनका आपका नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मयंक मंजरी इनका नहीं है, किशोरी लाल गोस्वामी का है। किसका है, तो सर ये आपके किशोरी लाल जो आपके गोस्वामी हैं, किशोरी लाल गोस्वामी का आपका है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, यहाँ पर किस रचना में आपकी हैं। यानी ये पंक्तियाँ जो आपकी हैं कहाँ से ली गई होंगी, रक्तपात से आपका दिया गया है। और याद रखना है यहाँ पर 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, ये अंधा युग में आपका है। यानी देखा जाए तो आपका जो धर्मवीर भारती का एक नाटक आपका है, का भारतीकृत प्रसिद्ध आपका है ना, गीत नाट्य जिसे कहते हैं, ये अंधा युग में आपका दिया गया है। और ये महाभारत युद्ध का जो अंतिम दिवस था उसमें आपका है। यानी महाभारत जो आपका है ना, जो धर्मवीर भारती ने लिखा है वो आपके धर्मवीर भारती का अंधा युग में जो आपका है ना वो उसी में आपका है, महाभारत के बारे में दिया है। तो अंतिम दिवस पर जो आधारित है ये जो ऑप्शन आपका सी बनेगा, अंधा युग धर्मवीर भारती। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया गया है और 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो याद रखना ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका सी हो जाएगा। ये आपके हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था, तो आपके बंगाल यानी कोलकाता में हुआ था सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की। यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, आपका सी नंबर बंगाल के साथ आपका हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, अंधा युग किसकी रचना है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 अभी हमने आपको बताया है, 2 क्वेश्चन पहले ही आपको बताया है पूरी अच्छी तरीके से, है ना। तो अंधा युग के बारे में आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर अंधा युग जो आपकी रचना है वो आपकी किसकी रचना है। और ये हमने बताया है विधा कैसी है, ये आपका गीत नाट्य है, महाभारत का अंतिम दिन पर आधारित आपका है ना, अभी बताया गया था। तो ये जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, चंद्रावली नाटिका के लेखक इनमें से कौन है। तो चंद्रावली के जो आपके हैं वो आपके कौन हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। चंद्रावली जो नाटक है ना, इसके जो आपके लेखक हैं वो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। राधा कृष्ण के जीवन पर आपका, प्रेम जीवन पर आधारित आपका है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है। चलिए भाई जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक जो आपका इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए 12 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया सी नंबर वाला, जिसका ऑप्शन आ रहा है यानी रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर और प्रेम मोहिनी आपके 1878 में प्रकाशित किया गया था, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा है। याद रखना है ये जो आपका है ना, ये लाला श्रीनिवास दास का है। किसका है, श्रीनिवास दास का है, श्रीनिवास दास का है, लाला श्रीनिवास दास का है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक इनमें से कौन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका सजी 13 दिया गया हो। 13 की अगर बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रियदर्शी दिया गया है और ये जो आपका गीत नाट्य है इसके लेखक पूछा है तो यहाँ पर आपका सच्चिदानंद हिरण्यवासन अज्ञे का है। किसका है, तो संरचना ये आपका अज्ञे जी का है। यानी यहाँ पर जो बौद्ध सम्राट आपके अशोक थे, तो अशोक के कलिंग युद्ध के बाद जब वैराग्य हो गए थे और बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो उसी की प्रेरणा पर आपका ये आधारित है आपका उत्तर प्रियदर्शी ना, ठीक है, यानी उत्तर प्रियदर्शी। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। तो कबीर के बारे में हमने आपको पढ़ाया था, है ना, भक्ति काल में। आप जाइएगा प्लेलिस्ट में देखिएगा, भक्ति काल हमने पढ़ाया है। एक एक पॉइंट आपको बताया था कि कौन निर्गुण है, संत कवि है ना, ये सब चीज़ें आपको बताए थे। तो कबीर को याद रखना कौन से संप्रदाय में, तो आपके निर्गुण संप्रदाय। क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर भक्ति काल की जो ज्ञानश्रेय में निर्गुण काव्यधारा है, कबीर पंथ का प्रवर्तक माना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका है डी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। इन्होंने ईश्वर को साकार रूप के बजाय इन्होंने क्या माना, निराकार ब्रह्मा पर जोर दिया है, धार्मिक पाखंडों पर चुनौतियाँ दिया था। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा आपका डी के साथ यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है, दुलहिने ही गावो हूँ मंगल चार, हम घर आए हो राजा राम भरतार, कबीर का यह पद किस राग में है। तो सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर दुलहिने गावो हूँ मंगल चार, देखने से तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तुलसीदास का है ना, लेकिन याद रखना है ये आपके तुलसीदास का नहीं है, कबीर का है। इसमें तो आइए आपसे दे ही दिया है, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है किसकी आपकी पंक्ति है, तो याद रखना कबीर की पंक्ति है। तो किस राग में आपका ये पूछा गया, किस राग में है।
तो कबीर के पद आपके राग गौड़ी, राग तिरंग, राग भीमावली विभिन्न रागों में मिलते हैं, लेकिन ये जो आपका दिया गया है वो आपके राग गौड़ी है। क्या है सर? ये राग गौड़ी में आपका है, कबीरदास के पद में राग गौड़ी है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन अलवार महिला संत आपके हैं? हमने आपके जो पीवाई की क्वेश्चन हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको जो हम पढ़ा रहे हैं बेसिक वाली क्लासें, है ना, आपको जो टॉपिक वाइज क्लासें दे रहे हैं, छायावाद, आपके कह सकते हैं भक्ति काल हो गया या किसी भी आपके बारे में, सब चीज़ हमने आपको पढ़ाया है। कोई भी आपका वीडियो में जो कोई भी क्वेश्चन है बिना ज्ञान के नहीं है, हमने हर एक क्वेश्चन को आपको पहले से पढ़ाया है बेसिक वालों में। तो आप प्ले लिस्ट में जो आपका बना हुआ है एलटी ग्रेड, है ना, तो उसमें एक आपका प्रैक्टिस सेट वाला ऑप्शन है और एक बना हुआ है प्ले लिस्ट जिसमें आपको थ्योरी वाली आपको पढ़ाई गई है। तो उसमें आपको टॉपिक वाइज हम करा दे रहे हैं, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं पीवाई यानी कि जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड हो गया, केवीएस का हो गया, यानी आपके लेवल के जितने भी पेपर हुए हैं सबके पीवाई की क्वेश्चन हम आपको उसमें कर देते हैं, साथ में उसकी थ्योरी भी करा दे रहे हैं। इससे बेस्ट और कोई ऑप्शन भी आपका नहीं है। तो ये जो सब चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया है, तो प्ले लिस्ट का सहारा लेकर आप उनको जरूर देखिएगा, है ना, तो फिर प्रैक्टिस लगाने में बहुत मजा आएगा। देखो अलवार महिला संत आपसे पूछा है, तो हमने अलवार की संख्या भी आपको बताया, उनमें से एक महिला आपकी थी। अलवार की संख्या कितनी? 12 बताया था। तो हमने कहा था कि अलवार में एक महिला थी आंडाल, है ना, क्या थी? आंडाल थी। आंडाल जो आपकी थी दक्षिणी अलवार महिला हैं। इनको भैया देखा जाए मीराबाई की संज्ञा दी गई है ना, इनको मीराबाई की संज्ञा दी गई है। तो याद रखना है यहाँ पर आंसर आपका बन जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्लियर हो गया? इन्हें गोदा के नाम से भी जानते हैं, इनको गोदा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो हरिदास संप्रदाय को भैया और क्या नाम देते हैं? इसको बोला जाता है सखी संप्रदाय। क्या बोलते हैं सर जी? सखी संप्रदाय, यानी ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी सखी संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, है ना, ये निम्बकाचार्य की एक शाखा आपकी रही है जिसमें भक्त स्वयं को कृष्ण की सखी मानकर उपासना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? भैया कछुआ धर्म जो आपका है किस विधा की है? तो आपके ये सर जी निबंध है। क्या है सर? ये जो आपका है ना, ये निबंध संग्रह है। कछुआ धर्म जो आपका है ये आपका निबंध है। किसका है? गुलेरी का है। याद रखना किसका है? तो आपका चंद्रधर शर्मा जो आपकी गुलेरी हैं उनका है, यानी 18 का ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया और आपसे कह रहा है कैदी की पत्नी कृति के लेखक आपके कौन हैं? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आपका बना कैदी की पत्नी के जो लेखक है वो आपके राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। कौन है सर? राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, जो कि स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल आपके रहे हैं। उन्हीं के लेखन के लिए इनको जाना भी गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो सर जी बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है तत्वादीप निबंध किसकी रचना है? यहाँ पर देखा जाए तो तत्वादीप निबंध है और सर जी याद रखना ये आपके वल्लभाचार्य की रचना है। किसकी है? तो आपके वल्लभाचार्य की रचना है, यानी राइट आंसर आपका बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा। आपको हमने बताया था वल्लभाचार्य, है ना, आपके कौन से मार्ग के? तो पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो आप कहेंगे सर वल्लभाचार्य, जिनकी रचना आपकी है तत्वादीप निबंध आपका हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आपका बन जाएगा वो सर जी आपका ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था? चलिए, तो हमने आपको बताया था अष्टछाप बताया है भक्ति काल में कि अष्टछाप के सदस्यों में से इनका नाम भी आपका आता है सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, है ना, ये वल्लभाचार्य के आपके शिष्य रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया सर विट्ठलनाथ के शिष्य, तो विट्ठलनाथ के शिष्य 4 आपके थे, नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्वत दास। अब आप यहाँ पर दे सकते हैं सर जी किसका नाम नहीं आ रहा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है आपका विट्ठलनाथ का शिष्य था, ये पूछा गया है, विट्ठलनाथ का शिष्य था। तो देखो चतुर्भुज दास, है ना, विट्ठलनाथ के जो शिष्य थे नंददास, छित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास आपके थे। वहीं पर जो आपके कह सकते हैं वल्लभाचार्य के शिष्य थे वो आपके 4 बच्चे हुए, आपके 4 वो आपके हो जाएंगे, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। चतुर्भुज दास ये आपके विट्ठलनाथ के शिष्य थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस में कितने कांड हैं? रामचरितमानस में सर जी कितने कांड हैं? तो याद रखना कितने कांड हैं? आपके 7 कांड हैं। याद रखना 7 कांड हैं जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है ना। तो कभी कभी इन 7 कांडों का क्रम भी पूछ लेता है, नाम भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले तो हम लोग कहेंगे सर बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड जिसे युद्ध कांड कहते हैं, और लास्ट में आपका आता है उत्तर कांड आता है। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो ये भगवान राम के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्शाते हुए यहाँ पर आपका है। तो क्रम बिल्कुल याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है ना। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, है ना, यानी बाल कांड में राम जन्म के बारे में है, अयोध्या कांड में भगवान राम का जो राज्याभिषेक हुआ था, है ना, वन जाने की घटना है, अरण्य कांड में भगवान राम के वनवास काल के दौरान जो घटनाएं होती हैं, मुलाकात सीता लक्ष्मण
से होने का जिक्र जो आपका होता है उनसे आपका है, यानी उनकी सब घटनाएं हो गई। किष्किंधा में राम की जो सुग्रीव से भेंट होती है, सुंदरकांड में हनुमान जी से लंका जाने और सीता जी से मिलने, इनकी आपके बारे में, अलंका कांड युद्ध कांड जानते हैं, और उत्तरकांड में क्या होता है, अंतिम कांड आपका होता है जिसमें राज्याभिषेक की घटना का वर्णन होता है। तो ये क्रम आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, है ना। आपने एमए में जो सब्जेक्ट लिया होगा, अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिया जाता है, तुलसीदास लेना है, सूरदास लेना है या अंदर कोई लेना है, तो सब लोग अधिकतर यही आपको लेते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं, तो सबने लिया भी होगा और अच्छे से इनको जानकारी आपने अर्जित की होगी। आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा गया है, रामचरितमानस के किस संवाद का संबंध नहीं है। यानी रामचरितमानस की हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर देखो शिव पार्वती संवाद है, याज्ञवल्क्य भरद्वाज का संवाद है, काकभुसुंडी गरुड़ संवाद है, लेकिन आपका राम सीता का संवाद ये रामचरितमानस में आपका नहीं है, याद रखना है, इसका आपका जिक्र नहीं है, यानी इनका कोई संवाद आपका नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम बताना है। यानी आपने कभी कभी आपने देखा है कि जब पेपर सरल होता है तो ऐसे पूछ लेता है भक्तमाल के रचयिता, आपने बता दिया नाभादास। अब यहाँ पर आपसे पूछ लिया है कि सर जी नाभादास के गुरु का नाम बताइए, तो नाभादास के गुरु का नाम था अग्रदास, जो कि आपको पढ़ाया गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी अग्रदास, है ना, ये आपको बताया गया है स्वामी रामानंद की शिष्य परंपरा से आपके रहे हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो इसको ऑप्शन आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि जायसीकृत पद्मावत है। तो देखो हमने बताया था जो आपका पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी का है, एक समाज सूक्ति भी आपका है, और देखा जाए ये धर्म काव्य है। हम लोग कह सकते हैं एक सूफी महाकाव्य में ये आपका कैसा है, तो आप कहेंगे सर ये धर्म काव्य है। यानी 25 की अगर बात कर लेते हैं तो सर आपका जो आंसर आपका बन जाएगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, बी नंबर है। ये सर धर्म काव्य हम लोग कह सकते हैं, इसको धर्म काव्य कह सकते हैं, और सामसिक रूप से होने के कारण इसको समासूक्ति भी कहते हैं। ये भी आपको बताया गया है कि ये सर क्या है, समासूक्ति भी आपका है। तो हमने कहा सर जी इसको ऑप्शन बी कर देंगे। बाकी यहाँ पर ऑप्शन में ये भी होता है प्रबंध काव्य, है ना, अगर प्रबंध काव्य होता है तो प्रबंध काव्य लगा देते हैं, प्रीतात्मक होता है या रूपक होता है तो भी लगा देते हैं, जैसा आपसे दिया जाए वैसे आप लोग लगा देना है। ये अवधी भाषा में आपका लिखा गया है ना, और चौपाई दोहा में भी लिखा गया है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना आपकी नहीं है। हमने कहा सर मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में अगर बात कर लेते हैं तो आखिरी कलाम अखरावत है, पद्मावत है, क्या चित्रावली भी है क्या। चित्रावली तो इनकी आपकी नहीं है, पढ़े भी होंगे, चित्रावली आपकी उस्मान की है ना, किसकी है, उस्मान की, जो कि अवधी भाषा में है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आपसे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना आपकी नहीं है। यानी 27 की अगर बात करते हैं तो रेखा चित्र विधा की संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है। पदम पराग, अतीत के चलचित्र, माटी की मूर्तियाँ और ज्योति विहग, क्या दिया है, ज्योति विहग। ये जो ऑप्शन दिया गया है डी नंबर ज्योति विहग, यानी आपका आंसर जो आपका दिया गया है ज्योति विहग, ये संस्मरण रेखा चित्र विधा आपकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। तो यहाँ पर याद रखना है कि महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाया है, और ये श्रृंखला की जो कड़ियाँ हैं, श्रृंखला की कड़ियाँ नामक एक ग्रंथ लिखा था। तो इसका जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है। भाई 29 नंबर आपसे दिया गया है, और 29 की अगर हम बात कर लेते हैं कि माधवा नल काम कंदला किसकी रचना है, तो 29 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी आलम। कौन है यहाँ पर, आचार्य आलम, जो कि सबसे प्रसिद्ध आपकी इनकी कृति आपकी मानी जाती है, माधव नल काम कंदला, है ना, ये रचना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ गया है वो सर जी आपका डी हो जाएगा। मोहम्मद जो अकबर के समय आपकी लिखी गई थी, ठीक है, मुगल बादशाह जो आपका अकबर था उसके समय यहाँ पर लिखी गई थी। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है। पढ़ाया जा चुका है आप लोगों को। 30 नंबर की बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये प्रताप नारायण मिश्र से हैं, है ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा तो बी नंबर हो जाएगा कि प्रताप नारायण मिश्र से संबंधित आपका है। इनमें ब्राह्मण नामक पत्र में चंदा मांगने के लिए एक प्रकार से याचना आपकी की गई थी। तो आपका जो आंसर आपका दिया है वो आपका 20 का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हिंदी साहित्य में रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। तो ये बताइएगा रीत काल को श्रृंगार काल किसने कहा है। हमने रीत काल आपको पढ़ाया है डिटेल से अच्छी तरीके से ना, और उसके साथ पीवाई की क्वेश्चन पढ़ाया था। तो रीत काल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है, क्योंकि हर एक लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर जी ये अधिकतम क्वेश्चन बनता है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो आपके हैं इन्होंने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ना वो आपका सी नंबर है। यहाँ पर आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और इस युग का नाम रीत काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही दिया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कवित्र रत्नाकर के रचनाकार कौन है। 32 नंबर दिया गया और 32 की बात करते हैं। कवित्र रत्नाकर के जो आपके हैं ना वो आपके सेनापति हैं। कौन है, सेनापति के द्वारा लिखा गया था।
कवित रत्नाकर में 394 छंद हैं, इसमें जो आपकी छंद है ना वो 394 छंद आपका है। सेनापति अनूप शहर के रहने वाले कन्या कुज ब्राह्मण के आपके थे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? यहाँ पर देखो दिया गया है 33 नंबर में, तो 33 का ऑप्शन आपका हो जाएगा, जो कि दिया गया है पद्माकर, है ना, ये पढ़ाया गया था आप लोगों को, तो आपको याद रखना गंगा लहरी किसकी रचना है, जो कि संस्कृत कवि हैं पंडित राज आपके बनेंगे पद्माकर। एक आपके और भी हैं, गंगा देवी की स्तुति की गई है पंडित जो जगन्नाथ, उनके द्वारा भी आपकी गंगा लहरी की रचना की गई है। और यहाँ पर गंगा लहरी में जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका पद्माकर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त की गई है? चलो भाई बताइएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो राइट में से क्या हो जाएगा, अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त की गई है। यानी सर 34 की बात कर लेते हैं तो याद रखना है सर ये 3 खंडों में आपकी है। कितने खंडों में है? तो आपके 3 खंडों में है। रामविलास शर्मा की ये आत्मकथा है, ठीक है, ये रामविलास शर्मा की आत्मकथा है, अपनी धरती अपने लोग, 3 खंडों में आपकी है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? सर 35 नंबर दिया गया और 35 की अगर बात कर लेते हैं तो हिंदी में आलोचना का जो इतिहास है वो आधुनिक काल से माना जाता है। किसे? तो आधुनिक काल से माना गया है, यानी आधुनिक काल में ही जो आपका भारतीय युग आता है ना, आधुनिक काल में ही आपकी भारतीय आता है, क्योंकि आधुनिक काल 4 भागों में डिवाइड हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पर आपको बताया भी है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है त्रिशूल उपनाम किसका है? 36 नंबर दिया गया है। तो सर जी ये जो आपका है ना गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि त्रिशूल जो उपनाम है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का नाम है। इन्होंने क्या किया था, उपनाम से राष्ट्रीय भावना से उत्प्रोत हुए थे, कविताएं लिखी थी स्नेही नाम से। तो इसका जो आपका आंसर आपका दिया है वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि आदिकाल को बिजवप्पन काल का नाम किसने दिया है? 37 नंबर आपका दिया गया और 37 की बात कर लेते हैं तो आदिकाल को बिजवप्पन काल जो नाम दिया है ना वो आपका दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है ना। आदिकाल को किसी ने विज्ञापन काल कहा है, सॉरी विज्ञापन काल नहीं कहा है, बाकी और ढेर सारे आपके काल कहा है ना। तो आदिकाल में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल, प्रारंभिक काल मिश्र बंधु, वीर काल विश्वनाथ मिश्र, सिद्ध सामंत, राहुल सक्रात्यायन, इतने ढेर सारे आपके नाम हैं। तो आप लोग जब ऐप में जाएंगे तो आदिकाल जो आपका है ना, आदिकाल उस PDF को जो पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको हर एक पॉइंट मिलेंगे, थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे और ये सब बातें बिल्कुल डिटेल से मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया गया और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो भैया 38 नंबर का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये जो आपके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त आपके हैं, इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास पुस्तक लिखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक इनमें से कौन है? यहाँ पर जैसे जी याद रखना है, हिंदी कोविद रत्नमाला के जो लेखक हैं वो आपके श्याम सुंदर दास हैं। कौन है? श्याम सुंदर दास, जिनको हम लोग बोलते हैं बाबू श्याम सुंदर दास, ठीक है। इनका जन्म जो आपका है वो आपका 1875 को आपका हुआ था, मृत्यु 1945 को हुई थी। हिंदी भाषा के महान विद्वान आपके रहे हैं। तो सर जी इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक आपकी है? सर जी 40 नंबर दिया गया और 40 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रामविलास शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? निराला की साहित्य साधना ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है ना। इसमें उन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के जीवन और उनके द्वारा कराई गई विश्लेषण के बारे में इसमें व्यक्त किया गया है, यानी उनकी जीवनी लिखा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है 41 नंबर में? तो याद रखना है ये है आपके कविनाथ गोपीराज की है। किसकी है? तो कविनाथ गोपीराज के जीवन दर्शन पर आपकी आधारित है। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बन जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि आपका आंसर बनेगा कौन है, यहाँ पर आपका सी नंबर है। और देखा जाए तो भैया ये लेखक आपके कौन है, तो भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा है, यानी भगवती प्रसाद सिंह के द्वारा आपकी लिखी गई है। क्वेश्चन आपसे दिया है आहला और उदल चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि इनमें से कौन थे? यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है आहला और उदल, है ना, इनके चरित्र को वीरगाथा काल में पिरो दिया है। ये आपके जगनी काव्य हैं, यानी आहला उदल के चरित्र को वीरगत के रूप में इन्होंने वीरगीत के रूप में इन्होंने यहाँ पर रचा है। परमाल रासों में जो आहला खंड नामक ग्रंथ है, महोबा में 2 प्रसिद्ध वीरों की कहानी इसमें बताई गई है, तो आपकी जगनी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है अपभ्रंश के प्रथम महाकवि आपके कौन थे? तो सर 43 नंबर आपका दिया है और 43 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर। सजी आपके स्वयंभू हैं। कौन है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू कहा जाता है, स्वयंभू, है ना, जिन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है कि अपभ्रंश के वाल्मीकि किसे कहते हैं, तो आपके स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे कहते हैं? स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश भाषा में देखा जाए पौमचर्यू, है ना,
और महाकाव्य जैसे ग्रंथों की रचना भी आपसे की, महाभारत की रचना भी आपको की गई है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया, कह रहा है नाथ पंथ के प्रणेता आपके कौन थे? नाथ पंथ के जो प्रणेता थे सर जी वो आपके इनमें से कौन थे? नाथ पंथ के प्रणेता थे आपके गोरखनाथ। कौन है भैया? गोरखनाथ, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, गोरखनाथ आपका हो जाएगा, याद रखना। मुख्य रूप से देखा जाए तो एक नाम मिलता है मत्स्येंद्र नाथ। क्या मिलता है? नाथ संप्रदाय में मुख्य रूप से जो आपका नाम जाना जाता है मत्स्येंद्र नाथ को जाना जाता है, जो कि ऑप्शन में आपको नहीं है, तो हमने कहा नहीं है, तो गोरखनाथ को तो भी तो मानते हैं, यानी कई ऐसे भी स्रोत आपके हैं जिसमें गोरखनाथ को बोला गया है। तो आपका जो आंसर दिया है वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन अपवाद में होते हैं या किसी भी रचना आपकी दो लोगों की होती है, जैसे उर्वशी है, रामधारी दिनकर की भी है और आपकी जयशंकर प्रसाद की है। अब ये ऑप्शन के अनुसार होता है, जब ऑप्शन आपके दोनों होते हैं तो रामधारी दिनकर को ज़्यादा फोकस करते हैं। वैसे यहाँ पर उर्वशी तो जयशंकर प्रसाद की पहली कृति में आपकी मतलब उनकी कृतियों में आ जाती है। वैसे आपकी ग्राम उनकी आपकी थी, लेकिन आपकी जो कृतियाँ होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, कुछ रेखा चित्र हो गए, कि संस्मरण हो गई, है ना, तो ऐसी भी आपकी हो जाती हैं। तो याद रखना काल क्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि यहाँ पर पूछा गया है, तो सबसे पुराने अब आप देखिए ऑप्शन में यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपके जो विद्यापति आपके दिए गए हैं, है ना, विद्यापति जो आपकी इनमें से सबसे पुराने आपके हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? तो देखिए 46 नंबर दिया गया और 46 की बात करते हैं। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ जो किया था वामन जी ने किया था। वामन थे और एक आपके थे महिम भट्ट, लेकिन आनंदवर्धन ने भी इन्हें ही स्वीकार किया है, यानी यहाँ पर देखा जाए आनंदवर्धन ने इन्हीं को ही स्वीकार किया है। तो आपका जो आंसर आपका फर्स्ट कर देंगे यहाँ पर ए नंबर, याद रखना वक्रोक्ति के सिद्धांत के माध्यम से ये व्याख्या इन्हीं की मिलती है, तो आपका वामन इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आत्मजयी की जो कथा वस्तु है वो किस पर आपकी आधारित है? 47 नंबर की बात करते हैं, तो आत्मजयी जो आपकी है इसकी कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित है। किस पर है? कठोपनिषद पर आपकी आधारित है, यानी जैसे आपकी भागवत गीता आपका हो गया, है ना, इन सब चीज़ों जैसे आपकी होती हैं उपनिवेश, वेद, भागवत गीता, धर्म, ऐसी चीज़ों पर आपकी है। तो यहाँ पर जो आपका है वो कठोपनिषद हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। बी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। कोई समस्या हो रही है क्या? नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आत्मजयी आपसे दिया गया है, कुंवर नारायण आपके हैं, है ना, क्योंकि आत्मजयी से पूछा जाता है सर किसकी है, तो आपकी कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है मगध पुस्तक के लेखक कौन है? बताइएगा, मगध पुस्तक के जो आपके लेखक है सर जी, मगध पुस्तक के जो लेखक है वो आपके हैं कौन? अभी आप ग्रामर पढ़ेंगे तो थोड़ा स्पीड में पढ़ा देंगे, बिल्कुल स्पीड में, है ना। मगध पुस्तक के जो लेखक आपसे पूछा गया 48 नंबर में, तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा श्रीकांत वर्मा है। क्या है? श्रीकांत वर्मा इसका जो आपका आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं? तो सर जी 49 नंबर दिया गया है और 49 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अंधेरे में, यानी मुक्तिबोध के द्वारा लंबी कविताओं में से अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ये सब लंबी कविताओं में आपकी आती हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरा सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल रही हैं? तो दोस्तों 3 सप्तक जो आपके हुए हैं, है ना, उन सप्तक को अच्छी तरीके से पढ़ के आपको जाना है। पहला सप्तक, दूसरा, तीसरा, इन सब को पढ़ के जाना है। तो दूसरे 4 सप्तक में कवित्री के बारे में पूछ लिया है, तो याद रखना ये जिनका नाम है शकुंतला माथुर। क्या नाम है सर जी? यहाँ पर जो नाम है शकुंतला माथुर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दूसरे 4 सप्तक में शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरिनारायण व्यास, नरेश मेहता, धनवीर भारती, रघुवीर सहाय, है ना, ऐसे लोग देखने को मिलते हैं। तो आपके शकुंतला माथुर दूसरे 4 सप्तक की कवित्री आपकी रहे हैं, है ना। और जो एक नाम और आता है कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी वो तीसरे सप्तक की आपकी रहे हैं। सुमन राज जो आपकी थे, है ना, वो चौथे 4 सप्तक की आपकी रहे हैं, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं? तो सर जी केदारनाथ अग्रवाल जो आपके हैं ना वो आपके प्रगतिवाद से जुड़े हैं, यानी प्रगतिशील या प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि आपके माने जाते हैं, जिनका कविताओं में जनसाधारण जीवन को ही बताया गया है। तो यहाँ आपका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना जाता है? सर 52 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो 52 नंबर का जो ऑप्शन आपका आएगा वो सर जी ए हो जाएगा, उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था सर किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की आपकी है ना। 1951 में 1915 में सरस्वती पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। और ये एक मील की पत्थर मानी गई है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में से सबसे प्रतिष्ठित प्राप्त कर चुका है, यानी प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका है? तो प्रेमचंद युग में देखा जाए सर जी 53 नंबर आपका जो दिया गया है यहाँ पर जैनेन्द्र कुमार, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका जवाब है सर जी जैनेन्द्र कुमार, जो कि एक कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार
है ना, ये प्रेमचंद युग में सबसे प्रतिष्ठित आपके रहे हैं। जैन की कहानियां भी आपको देखने को मिलती हैं। पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्तित्व मिला आपको, इनका मिला था। तो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने किया है? वारेन हेस्टिंग्स का सांड ये कहानी है और इसकी रचना जो आपकी है वह है किसकी? तो आपकी सर जी उदय प्रकाश की है। किसकी है? तो ये कहानी जो आपकी है लेखक आपके उदय प्रकाश हैं। 1996 में इसको लिखा था, याद रखना है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है? सर 55 नंबर का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कमलेश्वर हैं। कौन है? ये राजा निर्वंशिया कहानी के जो लेखक हैं वो कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर हिंदी साहित्य के 20वीं सदी के आपके लेखक आपके रहे हैं। तो आपका आंसर आपका सजी बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है? यानी आपसे सबसे पहले पॉइंट पता होना चाहिए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। तो सर जी जयद्रथ वध में आपका क्या दिया गया है? ये खंड काव्य है, 1910 में प्रकाशित किया गया था। जो अभिमन्यु का वध है, तो अभिमन्यु के वध के बाद जो अर्जुन द्वारा जयद्रथ को मारने की जो प्रक्रिया थी, उनके वध का मार्मिक वर्णन हुआ है ना। आपने देखा होगा कि जयद्रथ को मारने के लिए किस प्रकार से तरीके अपनाए गए थे। सूर्य डूब गया था, उसके पहले अर्जुन ने शपथ लिया था कि जब तक मैं कल का युद्ध में उसको मारूंगा, है ना। आपने देखा होगा महाभारत, जब अभिमन्यु को मारा था, इसके बाद जब चिता पे गए थे तो उन्होंने चिता पे आग नहीं लगाई थी और बोले थे कि मैं अगर जयद्रथ को नहीं मारूंगा तो मैं खुद मर जाऊंगा, है ना, खुद हो जाएगा। सूर्य डूब गया था, इसके बाद फिर से सूर्योदय हुआ श्री कृष्ण के प्रयास से। इसके बाद है ना, ये आपने देखा होगा कृष्ण ने, वही सब चीज़ों की इसमें दिखाया गया है। तो सर जी आपका जो आंसर आपका दिया गया 56 नंबर में वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, खंड काव्य आपका है। क्या है सर जी? ये एक आपका खंड काव्य है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? थोड़ा बहुत आ गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, शेखर ए जीवनी कैसा उपन्यास है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। 57 नंबर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। सर ये मनोविश्लेषणवादी है। क्या है? ये जो आज्ञे जी के द्वारा है, यानी शेखर जीवनी जो सज्जनानंद हिरेंद्र वासन आज्ञे का ये एक कालजयी मनोवैज्ञानिक आपका है उपन्यास है। क्या है सर? उपन्यास है। कभी कभी कालजयी शब्द मिल जाता है, कालजयी मनोविश्लेषणिक, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है? तो याद रखना पहला उपन्यास पूछा गया है और ये सर जी परीक्षा गुरु आपका है। क्या है सर जी? परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है। पहला मौलिक उपन्यास आपका है, 1882 में प्रकाशित हुआ था। और आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन है? यानी सर जी मछुआरा जीवन से जुड़ी हुई, जैसे आपका सागर है, लहरें हैं और मनुष्य, ये जो आपके है ना, ऑप्शन नंबर आपका 59 नंबर में वो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। आपने नाम सुना होगा उदय शंकर भट्ट का। तो उदय शंकर जो आपके भट्ट हैं, इनके द्वारा ये उपन्यास आपका है ना, जो कि 1956 में प्रकाशित हुआ था। मछुआरों के जीवन पर प्रस्तुत किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है, मैला आंचल में पुड़िया के किसी गांव के में रहकर प्रशांत सिंह संबंध रिसर्च करना चाहता था। किसी गांव में, यानी किसका रिसर्च, किस संबंध में रिसर्च करना चाह रहा था? 60 नंबर में याद रखना है, मलेरिया और काला आजार के जो संबंध में है। यानी हम कह सकते हैं कि मैला आंचल जो उपन्यास है, तो भैया जो प्रशांत बनर्जी थे, इन्होंने पुड़िया नामक गांव में, मैला आंचल एक गांव पड़ता है मंगरा गांव, वहां पर वो रह रहे थे। उनके पिछड़ेपन का कारण का शोध भी किया, कई बीमारियां भी आई, तो उनमें देखा जाए तो एक शोध करना चाह रहा था मलेरिया और कालाजार के संबंध में। तो 60 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो डी हो जाएगा। ये जो आपका दिया गया है मैला आंचल है ना, यानी यहाँ पर देखा जाए फणीश्वर नाथ रेणु का है। तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का है और एक आपके थे प्रशांत बनर्जी, है ना, वो पुड़िया वाले जो थे। और ये जो आपके हैं फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा जो मैला आंचल है, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना गया है। तो प्रशांत मलेरिया और कालाजार रोग के संबंध में रिसर्च करना चाहते थे, तो ये पहला आपका आंचलिक उपन्यास माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नहुस के रचनाकार इनमें से कौन है? तो नहुस के आपके कौन हो जाएंगे? बताओ भाई, नहुस जो आपका है, तो यहाँ पर देखो नहुस के जो आपके रचनाकार हैं इनमें से कौन है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नहुस के रचनाकार इनमें से कौन है? यानी इसकी रचना पूछा गया है और इसकी रचना की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा? क्या यहाँ पर देना है? चलो हाँ, याद रखना नहुस जो आपके हैं, ये कविता के रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त, जो ऑप्शन आपका दिया है नंबर ए राइट हो जाएगा। एक नाटककार आपके और भी हैं, बाबू गोपाल चंद गिरधर दास, उनका भी एक ये नाटक माना जाता है, उनका भी ये नाटक माना जाता है। इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मान लेते हैं। नहुस जो आपका है, इसे हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक मानते हैं और इसके रचनाकार बाबू गोपाल चंद गिरधर दास। हमने कहा ऑप्शन का सहारा देखिएगा, ऑप्शन को आपको देखना है। यहाँ पर जो आंसर दिया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भगवंती उपन्यास के रचयिता कौन है?
तो 62 नंबर की अगर बात कर लेते हैं तो भगवंती जो उपन्यास है इसके रचयिता आपके सुदर्शन है। कौन है यहाँ पर? सुदर्शन है, यानी आपका 62 नंबर आपका दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा 62 नंबर में। आप कहेंगे सर इसमें जो सुदर्शन ने भगवंती नामक उपन्यास है ना, उसमें कई चीज़ें आपको बताया है, प्रधान घटनाओं के बारे में आपको बताया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और वहीं पर एक होता है भाग्यवती, यहाँ पर देखो दिया है भगवंती, अगर होता भाग्यवती, वो उपन्यास लिखा है श्रद्धाराम फिल्लौरी ने। याद रखना, अगर लिखा होता भाग्यवती तो जवाब बदल जाता, क्योंकि ये सजी लिखा है फिल्लौरी ने। दोनों को याद रखना है, जो भाग्यवती उपन्यास है वो श्रद्धाराम फिल्लौरी का है, ये भागवंती है, इसके सुदर्शन आपके हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नेताजी कहीन के लेखक आपके कौन हैं? तो सर जी 63 नंबर का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो राइट आंसर आपका हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। क्या हो जाएंगे सर? मनोहर श्याम जोशी हो जाएंगे, यानी यहाँ पर नेताजी कहीन के लेखक मनोहर श्याम जोशी आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा। एक व्यंग्यात्मक पुस्तक आपका है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास इनमें से कौन है? तो यहाँ पर देखा जाए सर जी 64 नंबर दिया गया है और अमृत राय का उपन्यास पूछा गया है, जो कि आधुनिक काल के कहानीकार भी रहे हैं। वाराणसी में इनका आपका जन्म भी हुआ था, प्रेमचंद के सुपुत्र आपके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए सर जी 64 नंबर का जो ऑप्शन आएगा उनमें से क्या हो जाएगा? अमृत राय का उपन्यास पूछा गया है, बता सकते हैं तो फिर बता दीजिए फटाफट। यानी देखा जाए तो आपका 64 नंबर दिया गया है, तो 64 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर जी यहाँ पर जो दिया गया है बीज। क्या दिया है सर? यहाँ पर जो दिया गया है कि इनके उपन्यास में देखिए जैसे आपका बीज हो गया, नागफनी का देश हो गया, हाथी के दांत हो गए, है ना, ये आपके हैं। वहीं पर अमृत राय जो आपके हैं ना मुंशी प्रेमचंद के पुत्र, है ना, यानी इनका जो आपका आंसर है वो आपका 80 नंबर इसका राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि अमान दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? तो सर 65 नंबर दिया गया और 65 की अगर बात करते हैं अमान दास का पोथा, ये उपन्यास के लेखक आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अगला देखो दिया गया है सदाचार की ताबीज किसकी रचना है? सदाचार की ताबीज जो आपकी है वो आपकी हरिशंकर परसाई की है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा, व्यंग्यात्मक इनकी रचना है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कथा सतीसर की लेखिका इनमें से कौन है? यहाँ पर याद रखिए कथा सतीसर की जो आपकी लेखिका है वो आपकी चंद्रकांता, यानी चंद्रकांता जो कि उनका सबसे विख्यात उपन्यास है कथा सतीसर, ठीक है ना, जिसमें कश्मीर के जो पंडित रहे हैं उनके विस्थापन के बारे में, उनकी पीड़ा के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? अब व्याकरण से क्वेश्चन है तो थोड़ा स्पीड में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। हमने कहा सर जी छत्तीसगढ़ी आपकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की है, यानी यहाँ पर पूर्वी हिंदी की आपकी उपभाषा में आते हैं। ऑप्शन आपका डी बनेगा। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आपकी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी में हमने कहा सर जी 5 उपभाषाएं हो जाती हैं, जिसमें कन्नौजी जो आपकी आती है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, है ना, ये आती है। मेवाती राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो हमने कहा सर राजस्थान के अंतर्गत देखा जाए ना तो आपकी 4 महत्वपूर्ण बोलियां होती हैं, जैसे आपका मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, है ना, ये आपकी आती हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है 70 नंबर में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, मेवाती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का आपका नहीं है? तो हमने कहा सर देवकी नंदन खत्री का नहीं है। अरे चलो 71 नंबर आपसे दिया गया है, कह रहे हैं नहीं है, देवकी नंदन खत्री दिया है। चंद्रकांता, ये बताओ चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं। तो यहाँ पर नहीं शब्द आप हटा दीजिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन में फिर आपसे गड़बड़ी आपकी हो जाएगी। तो इसलिए आपको क्या करना है सर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका जो 71 दिया है उसमें क्या कर लेना है, 1 नंबर आपको ऐड कर लेना है, यानी नहीं आपको कर देना है तो आप सीधे लगा देंगे चंद्रकांता लगा देंगे, ठीक है। तो इसमें इस 1 नंबर आपका यहाँ पर किया गया था, तो इसलिए आपको 1 नंबर आपको लगा देना है, क्योंकि उसमें उल्टा दे दिया है, नहीं शब्द आपको हटाकर सही कर दीजिए। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था? 72 नंबर आपका दिया गया। 72 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सर जी रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे, है ना। भारतवर्ष के लिए हिंदी का नाम जो सुझाया था वो व्यक्ति यहाँ पर देखा जाए तो आपकी कौन है? रविन्द्रनाथ ठाकुर आपका दिया गया है। तो क्या ये सही आपका आंसर आपका हो सकता है? सबसे पहले जो आपका दिया गया है, सबसे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर या राजा राम मोहन राय, दोनों में से आप बताइएगा किसका नाम आप देने वाले हैं? सबसे पहले बताइए, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया? चलो राजा राम, हाँ बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय सबसे बेस्ट आंसर देना है, याद रखना राजा राम मोहन राय सबसे पहले आपके रहे हैं, है ना। कई स्रोत ऐसे भी हैं जहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को बोल देते हैं, कुछ ऐसे भी स्रोत हैं महात्मा गांधी को बोलते हैं, कुछ स्रोत आपके अमीर खुसरो को बोलते हैं, लेकिन आपका जो स्रोत ये है आपका व्याकरण में आपने जो हमेशा पढ़ा है वो आपका यही आपको देना है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है, देखो हमने आपको व्याकरण पढ़ाते हैं, हमेशा बताया था राजा राम, लेकिन हमने कहा आप जब बड़े एग्जाम में पढ़ने लगते हैं तो भी स्रोतों को आधार लेना पड़ता है, बड़ी बुकों में आपको स्रोत देना पड़ता है कि हमने जो स्रोत लिया है क्वेश्चन का स्रोत आपका है क्या।
तो इसलिए क्या होता है, स्रोतों के आधार पर हमको सही करना पड़ता है, क्योंकि सबके अलग अलग भेद हो जाते हैं। छोटे मोटे एग्जामों में कोई भेद नहीं होता है, तो सीधा आंसर लगाते चले जाते हैं फटाक से, है ना। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, एक से अधिक वर्डों के मेल को क्या कहते हैं। तो सर जब एक से अधिक वर्ड हो जाते हैं और इनका मेल जो होता है उनको व्यंजन कहते हैं, क्योंकि व्यंजन बिना स्वर के साथ बोल नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए क्या होते हैं, व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है सर जी क्या दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन आपका दिया है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की हैं। तो सर जी हिंदी में जो आपकी ध्वनियाँ हैं वो कितने प्रकार की हैं। मुख्य रूप से क्या बोलोगे, दो ही तो प्रकार आप बताओगे ना, मुख्य रूप से दो ही प्रकार आप बता सकते हैं। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी दो ही प्रकार आपको बता सकते हैं, एक तो स्वर होती है, एक आपका व्यंजन होता है। तो आप कहेंगे सर जी स्वर और व्यंजन आपके हो जाएंगे, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। कहीं कहीं पर चार प्रकार भी लगा देते, जैसे आघात के हिसाब से, वृत्ति के आधार पर, है ना। लेकिन जब आपसे ये पूछा जाए सर जी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो सर जी मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं वो दो प्रकार के इसमें भी आपके होते हैं, ह्रस्व स्वर और आपका दीर्घ स्वर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर तीसरा मत लगाइए, मुख्य रूप से वही होता है। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, देख राम जानकी अकुलानी, प्रभ हंस दीन मधुर मुस्कानी। यहाँ पर रस आपसे पूछा गया है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी आपका जो आंसर 76 नंबर में वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अद्भुत रस आपका हो जाएगा, है ना। यानी यहाँ पर देखा जाए तो सर जी जो आपका अद्भुत रस आपका दिया गया है, अद्भुत रस है, ये आपका आंसर यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कहत नटत रीझत खिजत। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया सर जी कौन सा आपका रस हो जाएगा, तो हमने कहा सर जी आपका ये संयुक्त श्रृंगार आपका हो जाए, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है। अगर आपका वसल होता मैं वसल लगा देते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है अबलव नसाने अबना नसैहों में कौन सा रस आपका है। सर जी 78 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका 78 में ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये शांत रस आपका है, क्या सर जी ये शांत रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम, बैर नार द्रग जलन सो बूढ़ी जात आरी गाम। यहाँ पर अलंकार पूछा है, तो सर जी 79 का जो ऑप्शन आपका दिया है ना ये आपका सर जी अतिशयोक्त अलंकार है, क्या है यहाँ पर जो आपका है ये अतिशयोक्त अलंकार आपका यहाँ पर दिया गया है, याद रखना है, ठीक है ना। आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम, बैर नार द्रग जलन में सो बूढ़ी जात अरिगाम। इसमें यानी शिव के आने का समाचार सुनते ही शत्रु नारियों के नेत्रों में बहने वाले जल से शत्रुगांव डूबने लगते हैं, यानी इतना ज़्यादा इसमें बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, ठीक है ना, समझ गए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है सर जी ओस बिंदु चुग रही हंसनी उसको मोती जान। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, तो हमने कहा बड़ा आसान है सर जी, यहाँ पर देखो जान शब्द भी आपको दिया गया है, तो हमने कहा सर जी ये भ्रांतिमान आपका होता है, सी नंबर हो जाएगा। अगला देखो दिया है मधुर मधुर में दीपक जल, इसमें अलंकार पूछा गया है, तो 81 नंबर का ऑप्शन सर जी आपका क्या हो जाएगा, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखा यमक आपका दिया गया है, श्लेष है, प्रेक्षा आपका दिया गया है, तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपका यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। पूरा वो उदाहरण आप देखेंगे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार, यानी हमने कहा सर जी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया पुनरुक्ति प्रकाश, क्योंकि मधुर मधुर शब्द का प्रयोग आपका योजक चिन्ह के साथ आपका किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं पुनरुक्ति में आपका आएगा। हाँ आप लोग ध्यान देते तो आप यमक में चले जाते, लेकिन मधुर मधुर का मतलब मधुरी है, कोई अदर अर्थ नहीं है, क्योंकि जब यमक अलंकार पढ़ते हैं तो दोनों शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं, ठीक है ना। आइएगा क्वेश्चन आपसे दिया गया और कह रहा है इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो सर जी 82 नंबर आपका दिया गया है, 82 का ऑप्शन जो आपका बनेगा वो आपका बन जाएगा सी नंबर 11 होती है। हमने आपको पढ़ाया भी था कि ये समवृत्त छंद होता है और इसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है सुमुखी छंद में कितने वर्ड होते हैं। हम डेली प्रैक्टिस सेट आपको कराते हैं और प्रैक्टिस सेट में आपको मालूम होगा डेली प्रैक्टिस सेट में आपको ऐसे क्वेश्चन 2-3 आपको मिल ही जाते हैं, और जब आपको मिल जाते हैं ना तो उनको आप कॉपी में नोट कर लेना, यही एक सबसे बेस्ट तरीका आपका है कि ऑब्जेक्टिव के साथ भी आपको तैयार हो जाएंगे। सुमुखी छंद में कितने वर्ड आपके हैं, 83 नंबर दिया गया और 83 का ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सर 23 आपके होते हैं, यानी 23 वर्ड होते हैं, इसमें 11 और 12 वर्णों पर यति होती है यानी विराम होता है, ये सवय छंद में आपका आता है। अगला क्वेश्चन देखो आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है सुंदरी छंद में कितने वर्ड होते हैं। तो सर जी 84 का ऑप्शन आपका हो जाएगा 25, यानी ए नंबर आपका हो जाएगा सर जी, इसमें 25 वर्ड होते हैं, इसमें 8 सगड़ यानी 3-3 वर्डों के समूह में एक गुरु वर्ड होता है, ये सब मात्रिका आपका छंद होता है। तो सर जी इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि अभिधन उदय की संधि करना है। तो जी 85 नंबर आपका दिया गया और 85 की बात करते हैं, अभिधन उदय करेंगे अभ्युदय हो जाएगा, आपके यड़ संधि आपका आंसर है राइट हो जाएगा। सजी सदानंद का संविच्छेद करेंगे और सदानंद का करेंगे सतधनानंद बनता है, यानी सजी ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, सतधनानंद हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया संधियां 3 प्रकार की होती हैं और एक संधि का प्रकार नहीं है, तो हमने कहा स्वर है, व्यंजन है, विसर्ग है, लेकिन अनुस्वार आपका नहीं होता, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। सजी अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है देशभक्ति में समास क्या है।
देशभक्ति में समास पूछा गया है, और देशभक्ति में जो समास आपका हो जाएगा वो आपका सजी तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर है राइट हो गया, देश की भक्ति आपका हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, मिलान करना है उपन्यास और उपन्यासों का जो सुमेलन करना है वो यहाँ पर आपको करना है। तो हमने कहा सर पुनर्नवा क्या दिया गया है सर, यहाँ पर दिया गया है पुनर्नवा दिया गया है, तो भैया मिलान तो करना ही पड़ेगा आपको, है ना। अब यहाँ पर अगर ऑप्शन को सहारा लेना है, अगर आपको ऑप्शन का सहारा लेना है तो हम कहो तो इसको ऑप्शन के साथ चारों ऑप्शन आपको दे दें तो शायद आपको थोड़ा सा आसान लग जाए भाई। चलो ऐसे कर लीजिएगा। हाँ देखो, पुनर्नवा जो आपका है वो आपकी किसका है, तो ये आपके हाजी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा, यानी सजी आपका 3 हो जाएगा। और 3 वाला ऑप्शन देखो मिल गया यहीं पर, यानी पुनर्नवा जो आपका है हाजी प्रसाद द्विवेदी का है। कब तक पुकारूं सजी ये आपका रागी राघव का है। भूले बिसरे चित्र आपकी किसका होगा, भगवती वर्मा का होगा। मनुष्य के रूप में सर यशपाल का हो जाएगा, यानी एक ऑप्शन आपको मिल गया और एक से ही काम आपका बन गया है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है तो आप कहेंगे सर आसमान फट जाना यानी होता है अचानक आफत आ जाना, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है। स्वावलंबी होना यानी सजी अपने पैरों पर खड़े होना, यानी पैरों पर खड़ा होना, ऑप्शन सी बन जाएगा। बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से हुए, इस लोकोक्ति का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा सर जी आपका जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर आप हमारे वीडियो को सेशन को लाइक शेयर करते हैं तो जीवन में भी आप जब मेहनत करेंगे तो आपको भी कोई ना कोई सपोर्ट करेगा। अगर आपके मन में द्वेष होता है कि नहीं हाँ ठीक है यूट्यूब में सब फ्री पढ़ाया जा रहा है तो उसमें क्या मतलब होता है, तो ऐसी ही सोच आपकी अगर रहती है तो भी वैसी सोच आपको मिलती भी है ना। कहते हैं जैसा आप कर्म रखोगे, आप लोगों के अंदर सोच ये रहेगा कि नहीं हम सर पढ़ रहे हैं और सर पैसा कमा रहे हैं, तो हम आपको पढ़ा भी तो रहे हैं, आपसे कोई पढ़ाने का पैसा भी तो नहीं ले रहे हैं। सोचने वाली बात होती है कि आपको अगर आपके अंदर ऐसी सोच रहती है, अगर आप यही सब सोचने लगे टीचर तो पढ़ाने नहीं बंद कर देंगे। हमें लगता है कि हम आपके माध्यम से जुड़े हैं, हमारे घर का भी खर्चा आप लोगों से जुड़ा चलता रहता है, यूट्यूब इतना दे देता है, तो कहीं ना कहीं ये सोच हमारे अंदर है तभी तो डेवलप हो रहे हैं। और अगर आपके अंदर भी यही सोच आपकी रहेगी तो आने वाले समय में आपको भी तो ऐसे मिलेगा, यानी आप जैसा कर्म करोगे, जैसे आपकी बुद्धि में आपकी सोच होगी वैसे जीवन में आपको मिलता है, इस बात को याद रखना है। और ये मिलेगा 100%, जैसी सोच आप लेकर चलोगे है ना अपने भाव में कि नहीं हाँ हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है ना, याद नहीं रहती बात दूसरी होती है ना। कहते हैं पाप अगर अनजाने में हो जाए, मच्छर को मार देते हैं अनजाने में, वो पाप नहीं लगता है, लेकिन आपने जबरदस्ती वो पाप समझ कर किया और आपने सच को छुपा लिया तो वो पाप हो जाता है। ठीक है ना। तो याद रखना, अगर आप भूल जाते हैं सेशन को लाइक करना तो वो बात दूसरी होती है, लेकिन आपको ये मालूम है कि नहीं हमको सेशन को लाइक करना है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं तो वो बात अलग हो जाती है। तो जैसा आप सोच रखिए वैसे अच्छा होता है। ठीक है ना। तो अच्छा सोचिए, जीवन में हमेशा अच्छा होगा। अगर हमारे अंदर भी यही सोचा जा रहा है यार हम तो यार ऐसे अच्छा हम अपनी तैयारी करके हम भी टीचर एक बन जाएंगे बहुत जल्दी से, हम काहे अपना मेन कंटेंट हम आपको क्यों प्रोवाइड कराएं, तो फिर ऐसे काम थोड़ा चलता है। पढ़ाने से विद्या ग्रहण होती है और अच्छा तैयारी होती है। ठीक है ना। कुछ पेट पालन भी हो जाता है और अपने ज्ञान की बढ़ोतरी भी हो जाती है। देखो दिया गया सर जी अखरोट किस विदेशी भाषा से आया है, तो सर जी अखरोट जो आपका आया है ना वो सर जी पाश्तो भाषा से आया है। यानी सर जी यहाँ पर देखा जाए तो अखरोट जो आपका है ना, अखरोट जो आपका दिया है अखरोट पाश्तो भाषा से है, यानी एक प्रकार से इसका तत्सम आपका अक्षोर हो जाता है। अगर दिया है ग्रंथि का तद्भव क्या होता है, तो सर जी ग्रंथि का तद्भव क्या होता है बताइएगा। ग्रंथि का जो तद्भव होता है यहाँ पर सर जी ग्रंथि का जो तद्भव होता है वो आपका क्या हो जाएगा बताइएगा 94 नंबर में। तो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा सर ये गांठ होता है, ए नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तत्सम दिया गया है, यानी सर 95 नंबर आपका दिया है तो आपका क्या सर जी ये क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सर जी क्षेत्र जो आपका तत्सम आपका है इसका तद्भव खेत होता है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, तो ने का प्रयोग जो होता है वो सर जी किसके साथ आप कहेंगे सर प्रथमा कर्ता ने द्वितीय कर्म को, तो ने का प्रयोग तो सर जी कर्ता के साथ होना चाहिए, यानी सर जी आपका जो आंसर आपका बनेगा 96 नंबर में वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस वाक्य में कर्म कारक आपका दिया गया है, तो कर्म कारक में दिया है कि छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, छत पर मैं पर युद्ध होता नहीं है, लड़का पत्थर फेंकता है तो लड़का पत्थर को फेंकता है, यानी यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर पत्थर ये कर्म हो जाएगा, बाकी पत्थर को फेंका जाएगा, तो कोई भी शब्द आपका साइलेंट में है। जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसको क्या कहते हैं सर जी, तो जिसमें कर्म नहीं होगा, जिसमें कर्म नहीं होगा सर वह कर्म क्रिया कहलाती है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। दिए गए 4 विकल्पों में से कौन शब्द आपका स्त्रीलिंग दिया गया है, यानी 99 की अगर बात कर लेते हैं तो सर जी 99 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो प्रकृति कैसी है ना, और कैसा से होता तो आपका क्या हो जाता पुल्लिंग हो जाता, कैसी से है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। 4 विकल्पों में से कौन शब्द आपका पुल्लिंग दिया गया है, मिर्ची तीखी है, जीरा कैसा है, जीरा कैसी है नहीं जीरा कैसा है, जीरा आपका हो जाएगा पुल्लिंग। नेता शब्द का स्त्रीलिंग होता है नेत्री होता है, ता का परिवर्तन मतलब त्रा हो जाता है तो यह नेता का नेत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। पानी शब्द का वचन हमेशा याद रखना है कि पानी सदा एक वचन में ही होता है, मटेरियल नाउन आपका एक वचन में ही मिलेगा।
अगला है निम्नलिखित में दिशा का बहुवचन इनमें से क्या होता है? तो दिशा का सजी आपका होता है दिशाएं, है ना। क्या होता है सर? दिशाएं, यानी ऑप्शन आपका बी बनेगा। रीत का बहुवचन आपको बनाना है तो सजी रीत का बहुवचन होता है रीतियां। क्या होता है? रीत का रीतियां होता है, रीतियां। अगला दिया गया है सजी आपसे वाक्यांश के लिए, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र होता है सजी उसे दिगंबर कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं सजी? युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो हमने कहा रखने वाला शब्द आपसे दिया है ना, तो छोटाओं की मात्रा लगेगा 100%। युद्धसु हो जाएगा सी नंबर है। जो शास्त्र जानता है, जो शास्त्र जानता है उसको बोलते हैं शास्त्रज्ञ, यानी ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यह आसान है इसलिए स्पीड में पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। आप ये समझना सर जी कि क्या बात हो गई कि स्पीड में पढ़ा रहे हैं। महिमा शब्द में प्रत्यय आपसे पूछा गया है, महिमा में आपका हो जाएगा सर जी क्या? इमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमा हो जाएगा। यानी आपका जो आंसर आपका हो जाएगा सर जी वो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है अग्र का विलोम क्या होता है? तो सर अग्र का होता है पश्च होता है, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, पश्च हो जाएगा। सर जी आपसे दिया गया है महान का विपरीत क्या होता है? तो महान का विपरीत होता है क्या? महान का होता है तुच्छ, यानी ऑप्शन ए बनेगा। गाढ़ा का सर जी क्या होता है? गाढ़ा का पतला होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सर जी कि कौन सा शब्द है जो अग्नि शब्द का पर्यायवाची आपका नहीं है? तो हमने कहा अग्नि का पर्यायवाची पावक वही अनल होता है, अमित तो होता है किसका? अमी अमृत का होता है। श्रुति सम भिन्नार्थक जोड़े को पहचानना है जो बिल्कुल एक जैसे दिख रहे हो, सबसे आसान, यानी अपेक्षा और उपेक्षा एक ही जैसे दिख रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर हो जाता है, सिर्फ थोड़ा सा अंतर आपका है अर्थ में बदलना। अपेक्षा किसी की जाती, किसी को उपेक्षा की जाती है ना। किसी से अपेक्षा रखी जाती है, जैसे आप हमसे अपेक्षा रखें कि सर जी आप हमको डेली प्रैक्टिस करवाइए। आपसे ही अपेक्षा रखी है कि हम अगर जूनियर असिस्टेंट में हिंदी में अच्छे नंबर ला सकते हैं तो आपकी माध्यम से ला सकते हैं, कि यूट्यूब में देखा जाए तो आपको यहाँ पर जो क्लासें होती हैं वो पूरी तरीके से होती नहीं। हो सकता है 1 घंटे में आपको 20-25 क्वेश्चन करवाया जाए, तो आप लोगों को हम पूरा प्रैक्टिस भी करवाते हैं, थ्योरी भी करवाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराते हैं, पीवाई की क्वेश्चन कराते हैं। तो आपको हमसे एक अपेक्षा है। और उपेक्षा किसकी करते हो? उपेक्षा उसकी करते हो जिसका आपने कोर्स ले लिया मान लो 999 रुपये का, और इसके बाद आपको वो कंटेंट भी नहीं दे रहे हैं, आपके साथ टाइम पास हो रहा है, 2 दिन में 1 क्लासे ले लिया, बोले कि आज हमारा टेक्निकल इशू है, ये है वो है, तो आप उसको उपेक्षा करने लगोगे। अरे यार वो अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, फिर आप तुलना भी हमसे करने लगोगे, यार देव सर तो बढ़िया फ्री में पढ़ा देते हैं। उनके अगर कोर्स की बात करते हैं तो 99 रुपये का जो कोर्स उनका सिर्फ हिंदी साहित्य है, उनके 999 रुपये के आगे बिल्कुल से आसमान पर है। यानी तुलना आप करेंगे तो यानी क्या होता है? अपेक्षा और उपेक्षा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन दिया है अयम एका सिंहा अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या है? तो आपने बहुत दिनों से तो हिंदी संस्कृत पढ़ा नहीं होगा, तो हमने कहा थोड़ा बहुत तुक्का लगाना सीखिए। यानी यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी तुक्का लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा। हमने कहा सर जी अस्ति मतलब दिया होता है, तो था और थी को हटा दो। अब यहाँ पर देखो हमने कहा सर जी अयम एका सिंहा, तो यहाँ पर शेर का बच्चे की बात किया नहीं, आप हटा दीजिए। ऑप्शन देखो मिल गया कि नहीं? कितना आसान हो गया, हो गया ना, सब कुछ आसान रहेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? संस्कृत में अनुवाद करिए। यानी इसकी संस्कृत में अगर अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो सर जी कहाँ पर ध्यान देंगे? यहाँ पर अरे शब्द देंगे। तो आपने पढ़ा होगा हे भो अरे याद, है ना। यानी वो जो भो शब्द होता है वो संबोधन होता है, वही संबोधन ये लगा है, और भो शब्द यहाँ पे दिया है, भो शब्द वहाँ पर दिया है। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए कौन से ऑप्शन में आए। हमने कहा बेटा दिया है तो पुत्रा दिया, यहाँ पर पुत्र दिया गया है, तो भैया पुत्रा अगर आपके दिमाग में पुत्र आता है, चलो दिमाग में पुत्र आ गया। तुम दिया गया है, तुम यहाँ भी दिया है, कुत्र यहाँ पर दिया है, कुत्र यहाँ पर दिया है। किम दिया गया है ना, किम दिया गया है गच्छासि। और कहाँ जा रहे हो, यानी अगर 15 की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर जी आपका आंसर है हे पुत्रा कह सकते थे या भूपुत्रा कह सकते हैं। तुम कुत्र गच्छासि, तुम कुत्र गच्छासि, ये वाला जो ऑप्शन आपका दिया है डी नंबर, ये बेस्ट आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्न में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? यानी इनमें से देखा जाए तो एक नाटक आपका दिया है महावीर जो दिया है महावीर चरितम, महावीर चरितम जो आपका दिया है, इसमें वीर रस आपका क्या है सर जी? इसमें आपका प्रधान है, याद रखना है। इसका ऑप्शन आपका बी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। और ये भवभूति के द्वारा 7 अंकों वाला नाटक आपका है, वीर रस की प्रधानता है, और ये नाटक जो आधार ग्रंथ रामायण का ही आपका है। क्वेश्चन दिया गया है भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो सर जी यहाँ पर देखा जाए तो आपको लकार आना चाहिए आपको, है ना, ये जो होते हैं उनको भी आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया वो सर जी आपका हो जाएगा कौन सा? चलो यहाँ पर आपका जो आंसर दिया है सर जी, आपका आंसर इनमें से जो बनेगा वो आपका डी हो जाएगा विभेतु। क्या बनेगा? विभेतु आपका बनेगा। क्या बनेगा सर? विभेतु आपका बनेगा। तो इसका आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। इनको आपको पढ़ना पड़ेगा भाई, है ना, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े तो नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है संधि विच्छेद दिया गया है, आसान होते हैं। शुद्ध्युपास्या का संधि विच्छेद होगा। यानी आप संधि विच्छेद जब पढ़ो संस्कृत में तो आप ये ना समझो कि हम संस्कृत पढ़े, ये सोचो हिंदी में ही पढ़ रहे हैं आपके जो संधि विच्छेद है।
जैसे लिखा है वैसे करना है, विसर्ग लगा देना है। तो हमने कहा सर जी शुद्धिव लिखा है यानी सुधी निकलेगा, सुधी निकलेगा यानी सुधी आपका निकल गया है, साथ में उपास्या लिखा है, ये इसको ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका दिया धा धन कतः का निष्पन्न होगा, ये भी थोड़ा सा अलग टाइप का आ जाता है, यानी ये भी रटना ही पड़ता है एक प्रकार से कि धा का ही एक आदेश होता है जिसे बोलते हैं दधा तीर ही, यानी यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा 19 नंबर में वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और अगर आपको नहीं आता है तो एग्जाम में छोड़ देना, माइनस मार्किंग की वजह से आप छोड़ देना, क्योंकि पूरा अगर आप सोच के जाओगे 120 में 120 करके आओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप ये सोच के जाइए हम अच्छा करके आएंगे, चाहे 2 4 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाए तो आपका नंबर मेंस एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है सह माम पश्यति का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। तो सर जी इसका आपका होता है तेन अहम दृश्यते, तेन अहम दृश्यते यानी मेरे द्वारा वह देखा जाता है, मेरे द्वारा वह देखा जाता है, ये कर्मवाच्य में आपका हो जाएगा में से, या जो आपका त्रिविभक्ति में लग रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सर जी क्या हो जाएगा बी नंबर है, राइट हो जाएगा। तो भैया आज की क्लास ऐसी आपकी खत्म हो, आज के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं, मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।